जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम सोर्सेज एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर है एंड आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं अगर आपने व्हाट्सएप करने हैं, और ये ईमेल है। यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल ईमेल है वो वहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं आप। तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सोर्सेज तो कंपैरेटिवली ड्रग्स के आपको ज़रा अच्छे लगेंगे, यानी बोर टॉपिक नहीं है। लेकिन जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से बोरिंग वाले टॉपिक है बेसिकली। तो ये आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। नेक्स्ट लेक्चर से फिर आपको अच्छी खासी फार्माकोलॉजी समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह, और आपको मज़ा आएगा फार्माकोलॉजी को समझने में, पढ़ने में और चीज़ों को याद करने में। तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्टिव प्रिंसिपल जो नेक्स्ट हाफ है लेक्चर्स का वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप खुद सोचें तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स देखें, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जो दुनिया में रहते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, प्लांट सोर्सेज भी हो सकते हैं, एनिमल सोर्सेज भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो ये सारे अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ड्रग्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, जो कि 90% है आजकल की दवाइयों की जितनी टोटल प्रोडक्शन हो रही है। यानी बहुत ज़्यादा हम सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक खुद बना रहे होते हैं लैब्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल कुछ सोर्सेज होते हैं, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बना रहे होते हैं। और लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम भी दिया जाता है। तो ये हम वन बाय वन हम करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ इस लेक्चर के हवाले से कि आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए ये लेक्चर्स कोई 40 या 42 स्लाइड्स का है। वो आपने जस्ट एक गो थ्रू करना है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको जितनी मैंने स्लाइड्स आपको बताई हैं वो एक वर्ड बाय वर्ड आपको याद हो। तो जस्ट आपको समझाने की हद तक ये सोर्सेज एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेज पे हम आते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट नेचुरल सोर्स था ड्रग का। आज भी इवन कुछ ड्रग्स हम इससे ऑब्टेन करते हैं। सो ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें लीव्स आ जाती हैं। अगर आप किसी भी ट्री का, प्लांट का, अगर आप शुरू से फिर नीचे तक आप स्टडी करें तो सबसे पहले उसकी लीव्स आती हैं, फिर फ्रूट्स आ जाते हैं, फिर उसकी सीड्स आ जाती हैं, फिर उसके रूट्स आ जाते हैं, फिर उसके स्टेम आ जाते हैं। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उन सब से हम कोई ना कोई मेडिसिन जो जिनमें जिनकी थेरेप्यूटिक यूजेस हैं वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो लीफ से कुछ दवाइयाँ बन रही होती हैं, जिन दवाइयों का बहुत मशहूर दवाइयाँ हैं डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ये इस प्लांट के लीफ से बन रही होती हैं। यूकलिप्टस ऑयल है, ये यूकलिप्टस जो लीव्स हैं उनसे बन रही होती है। निकोटीन, हमें पता है सिगरेट में जो ब्राउन कलर की जो लीव्स डाली जाती है वो टोबैको लीव्स होती हैं, वो बेसिकली निकोटीन हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं। एट्रोपा बेरिडोना, एट्रोपिन बन रही होती है इससे। ये हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे कि ये है क्या, किन रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है ये ड्रग, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, यानी टोटल डिटेल इसकी पढ़ेंगे हम बात। कुछ फ्लावर्स हैं जिनसे कुछ मेडिसिन बनती हैं, जैसी पपावेर सोमनीफेरम, जो जिनसे मॉर्फिन बनती है। ठीक है जी। विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन, या विंका रोजिया एक प्लांट है, वो फ्लावर है, उससे बनती है। ठीक है। तो और रोज़ वाटर तो आपको पता है, ये आमतौर पे इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। रोज़ वाटर खाने में भी इस्तेमाल होते हैं, लोग अपने फेस पे भी लगाते हैं, आंखों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इनका काम है। तो ये जस्ट आपको
कुछ ड्रग्स हैं जिनके आपको नाम थोड़े बहुत पते होने चाहिए, लेकिन जब तक आप ये स्पेशल फार्माकोलॉजी, सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। वजह उसकी ये है कि जब मैं आपको डिजॉक्सिन पढ़ाऊंगा या डिजिटॉक्सिन आपको पढ़ाऊंगा, दीज आर बेसिकली कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, तो वहाँ पे फिर इसके प्लांट का और इसके सोर्स का हमें पता चलेगा कि हाँ ये डिजिटलिस परपेरा एक प्लांट है, उसके लीफ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। अ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें। तो जस्ट ये आपको एक ओवरव्यू है, यानी ये लेक्चर इतना, आपने इसको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, इसको जस्ट एक आपको पता होना चाहिए बस। तो निकोटीन, टोबैको में निकोटीन इज़ द एक्टिव ड्रग। ये है मॉर्फिन, जिसको ओपियोइड एनाल्जेसिक भी हम कहते हैं। हेरोइन जो है ना, इसका आप समझ लें कि क्रूड फॉर्म है, फिर इसको हम इसी से ही हम मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट सर्जरी आप कर सकते हैं, किसी लिमिटेड पेशेंट्स में, फिर बोन फ्रैक्चर में आप कर सकते हैं, फिर रीनल कॉलिक में, जो किडनी स्टोन्स होती हैं उनमें बहुत सीवियर किस्म का, शदीद किस्म का दर्द होता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हर पेन के लिए नहीं है, हर पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये आपने याद रखना है। कोडीन है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये सब अ, जो कैप्सूल्स हैं, अनरिप कैप्सूल्स ऑफ पेपावेरम सोमनीफेरम, तो उससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये कैप्सूल है जिसके ऊपर कट्स लगा के इसको छोड़ दिया जाता है, ये मिल्की सा एक जूस इसका निकलता है, और वो कुछ दिनों के बाद ड्राई होके इस तरह की ब्राउन कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको फिर जमा करते हैं, और इससे फिर हीरोइन बनती है, और हीरोइन से फिर फर्दर मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेज मैंने आपको बताया, लीव्स, रूट्स, यानी प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब से कोई ना कोई जो थेरेप्यूटिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ हासिल किया जाता है। फ्रूट्स है, सीनापॉड एक फ्रूट है, वो हम एंथ्रासीन ऑब्टेन करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। कैलाबार बीन्स हैं, जिससे फाइजोस्टिग्मीन हम एएनएस में आपको पढ़ाएंगे, मैस्टीनिया ग्रेविस और ग्लाकोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीड्स में नक्स फोमिका सीड्स हैं, स्ट्रिचनिन जो कि लेक्सेटिव और एपेटाइजर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली कैलाबार बीन्स हैं ये वाली। ठीक है। और सीना पॉड ये है, नक्स फोमिका, स्ट्रिचनिन। कैस्टर ऑयल सीड्स हैं, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ये वाली सीड्स, इसको हम कैस्टर ऑयल सीड्स कहते हैं। अच्छा जी, फिर इमिटीन एक ड्रग है जो कि इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग, यानी जब आपने किसी पेशेंट से वोमिटिंग करवानी है, उल्टी करवानी है, तो आप ये ड्रग दे सकते हैं, और वो इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग करते हैं। ठीक है जी। रूट्स हैं, ये देखिए ये रूट्स हैं इनकी। फिर रिजर्पिन है, इसी तरह से ये इस रूट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट सोर्सेज या वेजिटेबल सोर्सेज फिर वही उसी की कंटिन्यूशन है। देखिए मैंने आपको कहा कि प्लांट के या वेजिटेबल के हर हिस्से से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे क्विनीन, क्विनिडीन एंटी मलेरियल ड्रग्स थे, अगर आपको हिस्ट्री याद हो, मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ी होगी। सिंकोना बार्क, तो इससे हम क्विनीन और क्विनिडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर एट्रोपा बेलेडोना एक बार्क है प्लांट का, उससे हम एट्रोपिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। हायोसिनमस नाइगर एक बार्क है, उसे हम हायोसिन, ये एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है एब्डोमिनल पेन में, रीनल कॉलिक में, यानी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है बेसिकली, ये उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। फिर ट्यूबोकुरारिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये असल में एंशंट दौर में लोग अपने शिकार को हासिल करने के लिए इस तरह से, ये जिस तरह से ये पिक्चर में आपने देख रहे हैं, इस तरह से एक डंडे में डालते थे, और उसके ऊपर इस प्लांट के जो स्टेम्स हैं उनकी, उनमें जो ज़ाहिर सी बात, एक ट्यूबोकुरारिन एक ड्रग है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है एक तरह से, न्यूरॉन और मसल के बीच में जो
कम्युनिकेशन होती है, अगर आप ये ड्रग देंगे किसी को तो वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और कोई भी एनिमल या ह्यूमन वो चलने फिरने से कासिर हो जाएगा, यानी वो चल फिर नहीं सकेगा। ठीक है। तो जो बुशमैन थे या जो शिकारी थे एंशंट दौर में, इवन ये आज भी इस्तेमाल करते हैं लोग अफ्रीका वगैरह में, कि इस तरह से एरो बना के और उससे शिकार करते थे, और जिन जानवरों को ये लग जाता था, ये ज़ाहिर सी बात है ब्लड में जाता था, और न्यूरॉन्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको डिस्टर्ब करके पैरालिसिस, स्केलेटल मसल की पैरालिसिस करा देता था, तो जिसकी वजह से शिकार इनका काफ़ी देर तक मतलब पैरालाइज होके पड़ा रहता था। तो फिर ये जाके उनके शिकार करते थे और उनको मारते थे। एनिमल सोर्सेज में हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जिनसे हम मुख्तलिफ ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं। वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग्स। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द एनिमल्स ड्रग्स आर प्रोटीन, फैट्स, ऑयल, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जैसे पेंक्रियाज से हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कॉड लिवर से, फिश से हम कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ए और डी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ब्लड ऑफ एनिमल से हम एंटी टॉक्सिन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर ऑब्टेन कर रहे होते हैं। वैक्सीन्स, एंटी टॉक्सिन्स, अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको मिसाल दूंगा। जैसे एंटी वेनम जो स्नेक है वो हम हॉर्स से ऑब्टेन करते हैं। हॉर्स को एक स्पेसिफिक लो डोज में पॉइजन दिया वो देते हैं, स्नेक पॉइजन देते हैं और इंजेक्ट करते हैं उसको। उसके नतीजे में हॉर्स के, घोड़े के जो खून में एंटी टॉक्सिन्स बनते हैं, उस टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ जो आपने दिए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर वायल्स में, बॉटल्स में, प्यूज में, ड्रग्स की फॉर्म में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में इनको रखते हैं कि जब भी स्नेक बाइट आती है तो वो एंटी टॉक्सिन्स उस स्नेक बाइट के लिए अवेलेबल हो, इंसान की जान को बचाने के लिए। स्टमक के लिए, स्टमक से जो हम टिश्यू वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, ये सारे हम कर सकते हैं। मिनरल्स में मेटल्स, आयरन 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 आपको पता है कि खून के लिए, ब्लड के लिए, आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी नहीं में हो तो आप आयरन दे सकते हैं। जिंक, गोल्ड सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। जिंक जो है वो इम्यूनिटी के लिए, स्पेशली बच्चों में बड़ी बहुत अच्छी वो है, एंजाइम्स को बूस्ट करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आयोडीन, आयोडीन आपको पता है हम डेली लाइफ में नमक में मिला के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लोरीन है, सेलेनियम सल्फाइड एज अ एंटी फंगल भी इस्तेमाल होता है शैम्पू के तौर पे। फिर सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, ये मैं आपको बता रहा था शुरू में जब मैं स्लाइड आपको पढ़ रहा था स्टार्ट वाली में, कि दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और combination of both. 90% of the drugs in use are prepared synthetically। इसी तरीके से या तो सिंथेटिक होती है या सेमी सिंथेटिक सोर्सेज से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब एक दो एग्जांपल है इसमें, जैसे डाइज़ेपाम है, एसाटाइल मॉर्फिन है। तो ये जी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक की एग्जांपल्स हैं। डाइज़ेपाम, डाइएस्टाइल मॉर्फिन, एस्ट्राडायोल। तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैं वो इसी मेथड के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं और मार्केट की जाती है। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया के थ्रू या मोल्ड्स के थ्रू हम कुछ मेडिसिन्स या ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन, हम एक बेसिकली एक मोल्ड है, एक फंगस है, उससे हम ऑब्टेन करते हैं। इरिथ्रोमाइसिन होगी, कुछ विटामिन्स वगैरह होगी। फिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ये वाइवा में भी आपसे पूछते हैं और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब आप ये कह सकते हैं, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। द न्यू टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग सर्टन ड्रग्स, एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन एनालॉग, एरिथ्रोपोइटिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड इंटरफेरॉन्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि एक डिटेल से समझने के लिए, कि इंसुलिन
और इंसुलिन एनालॉग्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, बाय इंसर्टिंग ह्यूमन और मॉडिफाइड प्रो इंसुलिन जीन इनटू Escherichia coli या E. coli और yeast and treating the extracted pro-insulin to form the insulin और insulin analog। यानी इंसुलिन या और इंसुलिन के जो टाइप्स हैं जिनसे फर्दर मज़ीद इंसुलिन बनती है, ये हम एंडोक्राइनोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे कि इंसुलिन और इंसुलिन के वो फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दियर ड्रग्स। उनको हम एनालॉग कहते हैं, यानी इंसुलिन से फर्दर जो हमने मज़ीद इंसुलिन हमने बनाई होती है उनको एनालॉग कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में recombinant DNA is produced through addition of the relevant DNA into existing organismal genome such as plasmid of the bacteria to code for or alter the different traits of specific purpose. Plasmids are the extra chromosomal self-replicating circular form of the DNA present in most bacteria such as Escherichia coli या E. coli short form में, containing genes related to catabolism and metabolic pathway and allowing their carrier bacterium to survive and reproduce in conditions present within or other species and environment। अच्छा जी, अब ये एक डायग्राम है जो मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे की उसको आसानी से समझने के लिए। ये ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, जिसको प्लाज्मिडम कहते हैं। अब ये जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है इसमें हम इसको अटैच कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेक्स्ट डायग्राम में आप यही देख रहे हैं, इसको यहाँ से डिटैच करके इस डीएनए को इसके अंदर, ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है इसके अंदर इसको अटैच करके इनकॉर्पोरेट करके इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ग्रीन और ये येलो इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है प्लाज्मिड में। ठीक है जी। अब क्या होगा कि ह्यूमन इंसुलिन जीन इस डीएनए के साथ आके अटैच हो गया पूरी तरह से। अब बैक्टीरियम जो है जिसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए है वो क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस इंसुलिन। फिर क्या होगा जी, जब ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, अब देखें अब कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये फुल ग्रीन था, उसके बाद येलो हो गया, फिर यहाँ पे हल्की सी येलोविश और वाइटिश सी चेंजेस आने लगी। अब इस डायग्राम में आप देखें कम्प्लीटली येलो, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है वो कम्प्लीटली इंसुलिन की प्रोडक्शन में सरगर्म है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जब इंसुलिन कम्प्लीटली इस तरह से बन जाएगा बैक्टीरियम के अंदर, तो उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट का मतलब ये है कि अब बैक्टीरिया से इसको हम अलग करेंगे और इस वाइल में लेकर आएंगे, इस बॉटल में लेकर आएंगे, ताकि वो एज अ ड्रग के तौर पे मेडिसिन्स हॉस्पिटल्स में या ओपीडी बेसिस पे ये इस्तेमाल हो सके। अब इस टेक्निक के कुछ फ़ायदे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस, मास प्रोडक्शन हो सकती है, बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना सकती हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है इस तरह की टेक्निक्स। लेस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी लेस एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं इस तरह के इंसुलिन बनाने में। नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स टेक्निक है ये, वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए इसके लिए, और इक्विपमेंट चाहिए, लैब चाहिए, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जगह चाहिए इसके लिए। तो ये ज़ाहिर सी बात है हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये मैं आपको कह रहा था कि ये जो दूसरा पोर्शन है लेक्चर का, जो नेक्स्ट हाफ है, ये थोड़ा सा बोर होने वाला है। बोर इन द सेंस कि ये, यानी आपने इनको याद नहीं करना। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप इस स्पेशली इस पोर्शन को आप जस्ट न्यूज़पेपर की तरह आप इसको पढ़ लें, और जितना आपसे रिटेन हो सकता है आप रिटेन कर लें। अदरवाइज जब हम स्पेशल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ये वैसे ही आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रूड ऑयल, डेफिनेशन हाँ आपको पता होनी चाहिए कि दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन क्रूड एनिमल या वेजिटेबल प्रिपरेशंस responsible for their biological activity which is called active principles of the drugs. So the active principles have been purified and synthetic
or semi-synthetically derivatives can be prepared and used in therapeutics. तो इन जो क्रूड ड्रग्स हैं इनमें जो बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हमने डिराइव करके, उनको प्रिपेयर करके हमने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जैसे अब इम्पॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं? एल्कोलॉइड्स हैं, सेपोनिन्स हैं, ऑयल्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, रेजिन्स हैं, गम रेजिन्स हैं, टेनिन्स हैं, ठीक है जी, ग्लाइकोसाइड्स हैं, फिक्स्ड ऑयल हैं, फैट्स हैं, गम्स हैं, बहुत सारे हैं। ये देखें आप, ये तकरीबन 5-6 तो लेफ़्ट साइड पे हैं, 5-6 वहाँ पे राइट साइड पे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपको जब आप स्पेशल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर में हमें पता चलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइकोसाइड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स केमिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम अल्कोलाइड्स में आएंगे, जैसे यहाँ पे इस लिस्ट में अल्कोलाइड्स सबसे ऊपर है। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका? नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर found in plants. More than one alkaloid may be present in one plant. Intensely bitter, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। ठीक है। insoluble in water, soluble in alcohol, तो पानी में बिल्कुल भी soluble नहीं है और अल्कोहल में जाके ये हम डालेंगे तो ये soluble बन जाएगा। वेरी एक्टिव बायोलॉजिकली, अल्कलाइन इन रिएक्शन। ठीक है। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है? INE पे। इंग्लिश नेम एंड्स इन INE। अब जैसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे, मॉर्फिन, सॉलिड अल्कोलॉइड्स, लिक्विड अल्कोलॉइड्स को फर्दर फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पाइपावेरिन, हायोसिन, देखें सबके एंड में INE आ रहा है। क्विनीन, एट्रोपिन, एफेड्रीन, स्ट्रिचनीन, निकोटीन, पाइलोकार्पिन, लोबुलिन। तो इस तरह के जिनके एंड पे, नाम के एंड में INE आ रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एल्कोलॉइड्स हैं। और एल्कोलॉइड्स की ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कुछ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब के सब याद हो। ठीक है। आपको इतना पता हो कि हाँ ये प्लांट सोर्स है। ठीक है। और इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल, और ये बहुत ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, और INE पे ये एंड होता है। दैट्स इट। और इसकी ये एक दो एग्जांपल आपको याद हो तो अच्छी बात है। अब है कार्डिक ग्लाइकोसाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये भी सारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है जी। अब इसकी क्या केमिकल करेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं? नॉन नाइट्रोजनस होता है, जबकि अल्कोलाइड्स नाइट्रोजनस कंपाउंड थे, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वेरी एक्टिव बायोलॉजिकली, फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक शुगर कंपोनेंट होता है जिसको ग्लाइकॉन कहते हैं, और दूसरा नॉन शुगर कंपोनेंट जिसको ए ग्लाइकॉन या जेनिन कहते हैं। ठीक है। तो जो ए ग्लाइकॉन है या जो नॉन शुगर कंपोनेंट है, दैट इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है। अच्छा, व्हेन शुगर कंपोनेंट इज ग्लूकोज इट इज कॉल्ड ग्लूकोसाइड। इंग्लिश नेम एंड्स इन लेटर IN। जबकि एल्कोलॉइड्स में INE आ रहा था, ग्लाइकोसाइड्स में IN आ रहा है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। डिजॉक्सिन, एंड में क्या आ रहा है? IN। डिजिटॉक्सिन, फिर एंड में ये आ रहा है जीटॉक्सिन, जिटेलिन। तो ये सब के एंड में IN आ रहा है। ठीक है जी। ये है डिजॉक्सिन, 0.25 मिलीग्राम की टेबलेट्स। अब मैंने बताया ना कि इसके एक शुगर कंपोनेंट है, एक नॉन शुगर कंपोनेंट है। जो नॉन शुगर कंपोनेंट है इसको ए ग्लाइकॉन कहते हैं। जो शुगर कंपोनेंट है उसको ग्लाइकॉन कहते हैं। जो नॉन शुगर है उसको ए ग्लाइकॉन कहते हैं। ठीक है। शुगर कंपोनेंट ये इसका ए ग्लाइकॉन है, नॉन शुगर कंपाउंड सॉरी, और ये जो है वो शुगर कंपाउंड है। ठीक है। तो जो एक्टिव होता है फार्माकोलॉजिकली, दैट इज नॉन शुगर कंपोनेंट। ठीक है। जो ए ग्लाइकॉन है या जिसको जैनिन भी कहते हैं, ये वाला, इट इज बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। और अब नेक्स्ट पे है सेपोनिन्स।
ये भी रिजेंबल करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के जैसे। न्यूट्रल इन रिएक्शन है फाउंड इन प्लांट्स, एक्ट एज ए एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी एक आध एग्जांपल ये आप देख लें। सिनिजिन्स हैं, क्विला सेपोटॉक्सिन्स हैं। ये इसकी एक डायग्राम मुझे मिली थी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए समझने के लिए यहाँ पे डाली है। फिर फिक्स्ड ऑयल है, जिस जो ऑब्टेन करते हैं हम प्लांट से या एनिमल से। अब इसमें जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है कॉड लिवर, फिश कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, यूज्ड एज न्यूट्रिएंट। इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई। और इमोलिएंट्स के तौर पे, इमोलिएंट जो है वो स्किन पे जब आप लगाते हैं तो जी ये फिक्स्ड ऑयल मैंने आपको बताया कि जिस तरह से दे आर यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स, इमोलिएंट या परगेटिव के तौर पे भी इन्हें, इवन लिक्सेटिव के तौर पे भी ये इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स हैं इनकी कैस्टर ऑयल, कॉड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये सब एज अ फिक्स्ड ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, प्लांट और एनिमल सोर्सेज दोनों। एनिमल में आपके पास जो फिश कॉड लिवर ऑयल है वो इस्तेमाल होता है। फिर वोलेटाइल ऑयल्स में एसेंशियल ऑयल्स, दे आर obtained फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड हाईली एरोमेटिक। यूज्ड कहाँ कहाँ होते हैं? कार्मिनेटिव्स के तौर पे होते हैं, जैसे कार्डिमन ऑयल है, डायरेटिक एग्जांपल ऑयल ऑफ संदलवुड है, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। एंटीसेप्टिक के तौर पे क्लोव ऑयल है, काउंटर इरिटेंट के तौर पे। तो ये मुख्तलिफ ऑयल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैम्फर, थाइमन, थाइमोल, मेंथोल के तौर पे। ये देखें इसमें मेंथोल है, सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलेट है, कैम्फर है, मेंथोल है। इसमें इस बोतल में यही दिखाया हुआ है। फिर फैट्स के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड ऑयल, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या सेमी सॉलिड भी आप कह सकते हैं इसको। तो नेचुरल ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ऑल द थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल आर esterified, so called triglyceride सोर्स एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज होती हैं। थियोब्रोमा, जिसको कोका बटर भी कह सकते हैं आप, ये जिसमें वैसलीन में इस्तेमाल हुए हैं, ये अगर आप देखें इसमें ये इस्तेमाल हुआ है कोका बटर, मॉइस्चराइजर, जेली। वूल फैट इस्तेमाल हो सकता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें, वैक्सेस जैसे वाइट बीज वैक्स है, जिसको सीरा एल्बा के भी कहते हैं, वो इस्तेमाल हो सकता है इस बॉटल में, आप जैसे आप देख सकते हैं। तो दे आर यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट के तौर पे, टॉपिकल प्रिपरेशन स्किन में इस्तेमाल हो सकती है ये। तो कुछ गम्स हैं प्लांट सोर्सेज से आती हैं, वो आप जैसे एक एकेशिया गम, ये एक प्लांट है एकेशिया, जिससे हनी भी एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग। और इससे एक ख़ास किस्म का गम निकलता है जो कि मुख्तलिफ जगह पे एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये है, जैसे ये अब ट्री है, इसके ऊपर एक गम लगा हुआ है, इसको ड्राई करके एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट बनाते हैं, एज अ सोर्स ऑफ यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें बेसिकली। कुछ रेजिन्स हैं जैसे कोलोफोनी। ठीक है जी, ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, जैसे ये गम्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और भी बाकी ये छोटे मोटे रेजिन्स वगैरह हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेंजोइन, बेंजोइन जो है वो यूज होता है एज ए टिंचर। बेंजोइन अप्लाइड ऑन अ स्मॉल सुपरफिशियल वुंड्स एंड एब्रेजन्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम इसको, स्किन को साफ करने के लिए, बेंजोइन कंपाउंड टिंचर। ठीक है जी, ये इस्तेमाल करते हैं। ये पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल मैंने नहीं देखा है। इसकी जगह आजकल पिवोडीन आयोडीन आई हुई है, वो इस्तेमाल होती है। टैनिन्स है, अ, ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, प्रेसिपिटेटेड बाय मेटेलिक साल्ट और एल्कोलाइड्स। ठीक है जी, न्यूट्रल प्रिंसिपल्स, हाँ, डू नॉट कन्फर्म टू एनी स्पेशल ग्रुप, एग्जांपल सेटोनिन्स।
तो ये किसी ख़ास ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है इनका। अ, बहरहाल ये भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने नहीं देखा इन चीज़ों को। अच्छा, फार्माकोपिया, ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्माकोपिया क्या है। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ द ड्रग्स पब्लिश्ड अंडर लीगल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। So it is prepared by Pharmacopoeia Commission and its committees of expert appointed by the government. Drug listed in pharmacopoeias are called official drugs. Those not listed are non-official drugs. ठीक है जी, अगर जो इस फार्माकोपिया बुक में नहीं है उनको हम नॉन ऑफिशियल ड्रग्स कहेंगे, यानी ऑफिशियल ड्रग वो हैं जो इस उस कंट्री के फार्माकोपिया में मौजूद होंगी। ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स specification of the drugs including physical properties, test for their identity, purity and potency। तो ये सारे फीचर्स बताएंगे ऑफिशियल ड्रग्स के बारे में जो कि उस कंट्री की फार्माकोपिया में मौजूद होंगी। ठीक है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड मस्ट कंफर्म टू द अबव क्राइटेरिया। इट इज़ रिवाइज्ड एवरी 5 years। हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाता है। इसमें कुछ ड्रग्स ऐड की जाती हैं, कुछ निकाल दी जाती हैं। The new drugs which are safer and more effective are included. The less useful and unsafe drugs are deleted। तो ये कुछ फार्माकोपियाज हैं, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है बीपी के नाम से है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है यूएसपी के नाम से, यूरोपियन फार्माकोपिया है ईपी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है पीआई, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ पाकिस्तान। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, इस तरह की बुक्स होती हैं, A to Z जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की फार्माकोपिया है। नेशनल पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी PNF, इट इज़ द पब्लिकेशन ऑफ द ड्रग्स रजिस्टर्ड बाय फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू बी मार्केटेड इन द कंट्री। तो इट इंक्लूड्स ऑल द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स इन पाकिस्तान एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो ये रहा इसका एक मुख्तसर सा ओवरव्यू इस लेक्चर के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जिसमें सोर्सेज ऑफ ड्रग और एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग हमने कुछ पढ़े। लेकिन आपको सही मज़ा और अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेक्चर से होगी जब हम फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वो पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपको सही आप चीज़ें जो है ना आपको समझ आनी शुरू होंगी।